नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, और इस शो में हम आपको वॉर जोन की दिखाते हैं बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आज के आक्रमण में आखिर क्या है खास। पहले बात होगी रूस यूक्रेन जंग की। भयानक तस्वीर आपको दिखाएंगे। आपको बताते हैं कि यूक्रेन में किस तरह से रूस के तेल डिपो को टारगेट किया गया, जिसके बाद रूस से बड़ी तबाही की खबर आ रही है। देखिए जरा किस तरह से यहां पर बड़ी तबाही मची। दूसरी तस्वीर में देखिए, इजराइल के फाइनल असॉल्ट का प्लान पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए नेतन्याहू ने पूरी तरह से खाका खींच दिया है। पर्चे बांट करके ये आगाह कर दिया है कि आने वाले दिन गाजा के लोगों पर भारी पड़ने वाले हैं। ये दो बड़ी तस्वीरें दर्शाती हैं किस तरह से हो रहा है आक्रमण। तो इजराइल ने गाजा पट्टी को अल्टीमेटम दिया है कि शहर खाली कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पिछले कुछ दिनों में गाजा में जमकर बमबारी हुई, जिसने भारी तबाही मचाई, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। महामारी का संकट गाजा के लोगों के लिए और भी ज्यादा गहरा गया है। भुखमरी से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हर तरफ चीख पुकार, ना खाना है, ना पानी है, ना दवा है, ना ही कोई सुविधा, और उस पर बमबारी का खौफ बहुत ज्यादा है। मानवीय संकट पर यूएन ने भी अब एक तरह से चिंता जता दी है, लेकिन क्या चिंता जताने से गाजा की तस्वीर बदल जाएगी, या इजराइल यूं ही बमबारी से शहर को वीरान कर देगा? गाजा एक बार फिर जल रहा है। शरारती कैंप पर इजरायली बम बरस रहे हैं। इमारतें और शरारती कैंप मलबे में तब्दील हो रहे हैं। जहां लोग मौत से बचने की उम्मीद में छुपे थे, वहीं मौत ने दस्तक दे दी। मासूम बच्चे मलबे में दब गए। औरतों की चीखें आसमान तक गूंज उठी। लोग ढहे हुए टेंटों में अपने परिवार की लाशें खोजते दिखे। हर तरफ धुआं, हर तरफ बारूद की गंध थी। दरअसल गाजा के मध्य हिस्से में एक बड़े शरारती कैंप पर इजरायली सेना ने देर रात हवाई हमला किया। हमले में कम से कम 45 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बचाव दल मलबे में दबे लोगों को तलाश रहे हैं। हर तरफ धूल, राख और चीखें फैल रही हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने युद्ध से बचने के लिए कैंप में पनाह ली थी। गाजा की गलियां कब्रगाह में तब्दील हो चुकी हैं। 2 साल से जारी इस जंग ने गाजा की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हर घर उजड़ चुका है, हर गली खंडहर बन चुकी है, सड़कें खाइयों में तब्दील हो चुकी हैं।
बाजार सन्नाटे में डूब गए हैं, दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं, स्कूल ढह गए हैं, किताबें मलबे में बिखर चुकी हैं। अस्पतालों में दवा खत्म हो गई है, जगह खत्म हो गई, डॉक्टर बेबस हो गए हैं, लेकिन लाशों का अंबार बढ़ता जा रहा है। गाजा पट्टी का नक्शा बदल चुका है। जहां घर थे वहां खंडहर है, जहां सपने थे वहां राख है, जहां जिंदगी थी वहां सिर्फ मौत का साया है। अब इजरायली सेना का नया अल्टीमेटम गाजा पर और भारी पड़ने वाला है। सेना ने कहा कि गाजा छोड़ो वरना मौत पाओगे। यही संदेश आसमान से बरसाए गए चेतावनी भरे पर्चों में लिखा है। लेकिन सवाल है, लोग जाए कहां जाएं? सीमा बंद है, समंदर बंद है, रास्ते सब जाम हैं, ऊपर से बम गिर रहे हैं, नीचे टैंक गरज रहे हैं, ड्रोन आसमान में घूम रहे हैं और बीच में फंसी हैं मासूम जिंदगियां। आज गाजा में रोटी से ज्यादा बारूद है, पानी से ज्यादा खून है, बिजली से ज्यादा अंधेरा है, भूख हर गली में घूम रही है, प्यास हर घर में दस्तक दे रही है, बच्चे दूध के लिए बिलख रहे हैं, माएं आंसुओं से उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। फिलिस्तीन के कितने ही शहर भूख से बेहाल हैं, रोटी का टुकड़ा अब सोने से ज्यादा महंगा हो गया है। हजारों लोग कतारों में खड़े तो हैं, लेकिन उनके हाथ खाली हैं, दुकानों में ताले हैं, गोदाम खाली है, पानी की टंकियों पर भीड़ है, लेकिन प्यास बुझाने को बूंद तक नहीं है। गाजा का ये मानवीय संकट अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल बन गया है। यूनाइटेड नेशंस के गलियारों में गूंज उठी है गाजा की चीख, सुरक्षा परिषद के दरवाजे पर दस्तक दे रही है मौत की आहट। आपात बैठक बुलाने की मांग हो चुकी है, एक के बाद एक प्रस्ताव कागज पर लिखे जा रहे हैं, लेकिन गाजा की सड़कों पर खून बहना बंद नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले को लेकर गहरी चिंता जताई है। यूएन ने कहा कि युद्ध के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और निर्दोष नागरिक निशाना बन रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे संभावित वॉर क्राइम करार दिया है और इजराइल से जवाब मांगा है, लेकिन जमीन पर हालात हर पल बिगड़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण गूंज रहे हैं, लेकिन गाजा की गलियों में मातम कम नहीं हुआ है। बड़े बड़े नेता बयान तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की भूख अब भी मिट नहीं रही है। इंसानियत को बचाने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इंसानियत हर पल दम तोड़ रही है। गाजा की असली तस्वीर यही है। गाजा सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं, एक मानवीय त्रासदी बन चुका है। अस्पतालों में जगह नहीं, दवाइयों की कमी है और साफ पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। स्कूल तबाह है, घर खत्म हो चुके हैं और कैंप भी सुरक्षित नहीं। सवाल उठता है कि कब तक मासूम लोग इस जंग का शिकार बनते रहेंगे। हर बम एक नई कहानी लिख रहा है, हर हमला गाजा की जमीन को और जख्मी कर रहा है, हर सुबह खून से रंगीन हो रही है, हर रात मौत का साया बनकर उतर रही है। बच्चे बचपन नहीं जानते, औरतें सिर्फ लाशें गिनती हैं, बूढ़े पूछ रहे हैं क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, क्या हमारे सपनों का कोई वजूद नहीं।
और यही है गाजा की हकीकत। जंग का मैदान, भूख का शहर, बारूद का जंगल, जहां सपनों की जगह मौत है, जहां उम्मीद की जगह आंसू है और जहां जिंदगी अब सिर्फ एक सवाल बनकर रह गई है। गाजा में सिर्फ बम नहीं गिर रहे हैं, इंसानियत टूट रही है। शरण की जगह भी अब निशाने पर है। क्या कोई जंग की सीमा नहीं बची? क्या कोई रेखा नहीं जिसे लांघा ना जाए? ये जंग कब खत्म होगी, इसका जवाब शायद अब किसी के पास नहीं, लेकिन सवाल अब और टल नहीं सकते। तो जो तस्वीरें गाजा की सामने आती हैं वो बेहद ही खतरनाक हैं। जो तस्वीरें हैं उसे ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर हर तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आता है और भूखमरी यहाँ पर चरम पर है। बच्चे, बुजुर्ग सभी भूख से मर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो रही है। वहीं मरने वालों में 6 बच्चे शामिल हैं। जानकारी ये भी है कि भूख से यहाँ पर अभी तक 390 लोगों की जान जा चुकी है भूखमरी से। वहीं कुपोषण से 145 बच्चों की मौत अभी तक हो चुकी है। उत्तरी गाजा में तो अकाल के हालात हैं, ना दवाइयां हैं, ना ही साफ पानी है पीने को। छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए तो अब दूध की भी किल्लत है। अस्पताल में हालात बेहद गंभीर हैं, दवाइयों की भारी कमी है। महामारी लगातार यहां पर पैर पसार रही है और मानवीय सहायता अब यहां पर पूरी तरह से शून्य नजर आती है। इसीलिए यहां पर स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनती हुई नजर आती है। वहीं अगर हम आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं, इजराइल का अल्टीमेटम एक तरह से नजर आता है। गाजा में गिराए चेतावनी भरे पर्चे और ये इजराइल लगातार बार बार सीधे सीधे अलर्ट जारी कर रहा है। अलर्ट में खाली करो गाजा वरना मारे जाओगे। पर्चों में ये लिखा है कि भैया जो गाजा है, जो इलाके अभी हैं उसे भी खाली कर दो और वरना उसके बाद में अंजाम क्या होगा कहा नहीं जा सकता। आईडीएफ ने गाजा पर सीधे सीधे हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं और भी ज्यादा आक्रामक कर दिए हैं। गाजा में और भी ज्यादा बड़े स्तर पर नरसंहार होने का खतरा है। इजराइल की इस धमकी को ऐसे ही देखा जा रहा है। आपको यह भी बता दें, अब जिस तरह से हालात हैं, आने वाले वक्त में 7 अक्टूबर तक गाजा पर पूरी तरह से आईडीएफ का कब्जा हो सकता है, यानी कि मात्र 1 महीना। अब ये जरूर कहा जा सकता है कि स्थिति यहां पर चिंताजनक है, लेकिन अब जिस तरह से यहां पर हालात हैं, इजराइल की तरफ से धमकी, अब उसके बाद में यूएन आपात बैठक करेगा, यह भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 86% सदस्यों का समर्थन एक तरह से इस दौरान नजर आता है। गाजा के हालात भयावह, यूएन की तरफ से इस पर चिंता भी जाहिर की गई है। गाजा में नरसंहार बंद होना चाहिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से यह बात बार बार दोहराई जा रही है। वह ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। अब ये हमले नहीं है, ये नरसंहार है। वहीं आईएजीएस ने भी गाजा पर बाकायदा अफसोस जताया है और यहां की स्थिति चिंताजनक बताई है और यहां तक कहा है कि गाजा में कत्लेआम हो रहा है। कत्लेआम करने वाला कोई और नहीं बल्कि इजराइल के लड़ाके हैं। और अब तो एक बार फिर से इजराइल की तरफ से सीधे सीधे धमकी दे दी है कि गाजा खाली करना है। गाजा में कत्लेआम होने की बात जो है वो सीधे सीधे कही जा रही है। अब ये सवाल बार बार उठ रहा है कि अब तक जंग में हजारों मासूम मारे जा चुके हैं। अब इसके टाइमलाइन पर भी आइए आपको हम एक बार नजर जरूर डालते हैं कि आखिर किस तरह से क्या क्या हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला जो है वो हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को जैसे ही हमास के हमले की शुरुआत हुई तो उसके बाद में हमास ने 2000 से ज्यादा लोगों को इस हमले में मार गिराया। इजराइल का हमला अभी तक जारी है। गाजा में 63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिन लोगों की जान गई, मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चों की संख्या थी। आप समझिए 1,60,914 फिलिस्तीनी इस दौरान घायल हुए हैं। 90% लोगों का गाजा से पलायन हो चुका है
69% बुनियादी ढांचे यहां पर तहस नहस हो चुके हैं। घर, अस्पताल, पानी की किल्लत यहां पर इन इलाकों में नजर आती है। स्कूल और अस्पताल तो अब आप भूल ही जाइए। स्कूल अस्पताल अब उनका इस्तेमाल यहां पर शेल्टर होम के तौर पर हो रहा है। शेल्टर यहां पर निशाना बनाए जा रखे हैं, सीधे सीधे टारगेट किए जाते हैं स्कूल और अस्पताल, और इसके साथ ही शेल्टर को निशाना बना रहा है आईडीएफ। इजराइल की तरफ से ये सीधे एक्शन लिया जा रहा है। चलिए, ये तो बात इजराइल गाजा की हुई। अब बात रूस और यूक्रेन जंग की कर लेते हैं। रूस की जबरदस्त हमलों के बाद में यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से एक तरह से करारा पलटवार किया है, जिसने रूस की सुरक्षा व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दी। वहीं रूस के हमले के बाद में यूरोप में भारी आक्रोश है, जहां पर रूस की बढ़ती आक्रामकता को लेकर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, तो यूरोपीय नेता एकजुट होकर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं अमेरिका, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर माना है कि वो रूस यूक्रेन की जंग को रोक पाने में नाकाम रहे, तो अब सभी की निगाहें मॉस्को पर टिक गई है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। क्या यूक्रेन के ड्रोन हमलों का करारा जवाब देंगे और इस जंग को और भी ज्यादा भयंकर बनाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर तेज हो गई है। रूस के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में यूक्रेन ने करारा पलटवार किया है। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क रीजन से किए गए ड्रोन हमले में रूस की 2 पोस्ट तबाह कर दी गई। बीती रात यूक्रेन की सेना ने निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र से रूस के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में आधुनिक ड्रोन और लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। रूसी बॉर्डर के पास बेलगोरोद इलाके में धमाकों की गूंज सुनाई दी और वहां से धुएं के बादल उड़ते दिखे गए। यूक्रेन का हमला रूस की तरफ से एक दिन पहले किए गए मिसाइल अटैक के जवाब में आया है, जिसमें यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में कई नागरिक घायल हुए थे। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी सेना ने खास तौर पर कमांड पोस्ट और रडार सिस्टम को निशाना बनाया। हमले के बाद यूक्रेनी सेना ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम रूस की हर आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस ऑपरेशन में हमारी ड्रोन यूनिट ने अहम भूमिका निभाई है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि ये हमला एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। यूक्रेन ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ बचाव में नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के तहत जवाब देने में भी सक्षम है। रूस यूक्रेन युद्ध अब ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो और रिफाइनरी नेटवर्क पर हमला तेज कर दिया है। ड्रोन्स के जरिए रूस के भीतर तेल आपूर्ति को तबाह करने की रणनीति अब खुलकर सामने आ रही है। यूक्रेन ने हाल में ही रूस के कुर्स्क और ब्रायंस्क इलाकों में मौजूद तेल भंडार केंद्रों और रिफाइनरियों को निशाना बनाया।
ड्रोन हमलों में कई बड़े टैंक फट गए और आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। सैटेलाइट इमेज में इन ठिकानों से काले धुएं का उठना साफ देखा जा सकता है। वो एक्सपर्ट के मुताबिक तेल नेटवर्क पर हमले सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक दबाव की रणनीति का हिस्सा है। रूस को इससे दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, फील्ड में भी और घरेलू मोर्चे पर भी। यूक्रेन की यह रणनीति रूस को युद्ध के मैदान के साथ साथ तेल के मोर्चे पर भी घेरने की कोशिश है। सवाल ये है कि क्या रूस की जवाबी कार्रवाई इससे और भयानक रूप ले सकती है? ये कोई पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने ऊर्जा संरचना पर हमला किया हो। पिछले 3 महीने में यूक्रेनी ड्रोन हमले रूस के करीब दर्जन भर रिफाइनरियों और डिपो को नुकसान पहुंचा चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे रूस के लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो रही है और ईंधन की कमी से युद्ध संचालन धीमा हो सकता है। वही रूस कहां पीछे हटने वाला, हर रोज बमबारी करके यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने पर आमादा हो चुका है। यूक्रेन एक बार फिर रूस की मिसाइल बरसात से कांप उठा। बीती रात हुए हमले में कई नागरिक मारे गए, अस्पताल और स्कूल को नुकसान पहुंचाया गया। रूस की इस बर्बर कार्रवाई के बाद यूरोप भी उबल पड़ा है। कड़े प्रतिबंधों और जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है। बीती रात रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर एक साथ मिसाइल दागी। कीव, खार्किव और ओडिशा में हुए हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं। कई रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। धुएं और तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही है। हमले के बाद यूरोप के कई देशों ने रूस की कड़ी निंदा की है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी है। यूरोपीय यूनियन ने आपात बैठक भी बुलाई और यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ाने में मदद देने का ऐलान भी किया। तो वहीं ट्रंप ने पुतिन को लेकर बहुत बड़ी बात कबूल की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 7 महीनों में हमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। हमने 7 युद्ध रोके। जिस युद्ध को मैंने शायद सबसे आसान समझा था वो सबसे कठिन निकला। रूस और यूक्रेन का युद्ध। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ संबंधों के कारण ये सबसे आसान होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये शायद सबसे कठिन साबित हुआ। एक तरफ यूरोप खुलकर नाराज है, रूस की बर्बरता पर गुस्सा भी है और डर भी है कि कहीं ये जंग उनकी सरहदों तक ना आ जाए। तो ट्रंप को जंग ना रुकवा पाने का अफसोस और मलाल भी है। तो वहीं यूक्रेन का ड्रोन हमला अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश बन गया है। रूस की सीमाओं के भीतर घुसकर हमला करके दुनिया को ये बता रहा है कि यूक्रेन अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक सोच के साथ मैदान में है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि अब पुतिन क्या करेंगे? क्या रूस इस बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेंगे या जंग को और उग्र करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
एक एक करके लगातार यूक्रेन पर हमलों की बौछार कर रहा है, लेकिन रूस के ड्रोन हमले का यूक्रेन ने भी जवाब दिया है और ठीक उसी तरह से, यानी कि यूक्रेन ने भी ड्रोन अटैक करके रूस को एक तरह से थर्रा दिया है। दरअसल रिपोर्ट पर यकीन अगर करें तो यूक्रेन ने 80% हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि रूस ने सिर्फ 20% हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। प्रोडक्शन के मामले में भी यूक्रेन रूस से बहुत ज्यादा आगे है। हर दिन यूक्रेन 6500 ड्रोन बना रहा है तो रूस मात्र 1250 ड्रोन ईजाद कर रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो यूक्रेन हर महीने 2 लाख ड्रोन तैयार करता है, जबकि रूस 37,000। और एक साल में यूक्रेन ने 24 लाख ड्रोन बनाकर तैयार किए, तो वहीं रूस 4.5 लाख ही ड्रोन तैयार कर पाया। अब यूक्रेन का लक्ष्य है कि वो 2025 तक 45 लाख ड्रोन बना लेगा, जबकि रूस बनाएगा मात्र 9 लाख। यानी कि इस लिहाज से देखा जाए तो ड्रोन बनाने के मामले में यूक्रेन रूस से कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन अब यही फाइट, अब ड्रोन की फाइट नजर आती है और वो और भी ज्यादा विध्वंसक होती हुई देखी जा सकती है।